सुबह के 9 बज रहे थे। किचन में मैं व्यस्त थी। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बज उठी। मन में यह सोचकर खुशी की लहर दौड़ गई कि विक्रांत का फोन होगा। फिर अचानक मन ने प्रतिबाद किया, वह अभी फोन क्यों करेगा? वह तो प्रतिदिन रात के 9 बजे के बाद फोन करता है। विक्रांत मेरा पति था, अबू धाबी में नौकरी करता था। मोबाइल पर नंबर देखा तो झट से उठा लिया। मेरी प्रिय सखी नेहा ने फ़ोन किया था। बात करने पर पता चला कि कल उसकी शादी होने वाली है। शादी में उसने हर हाल में आने के लिए कहा। शादी अचानक क्यों हो रही है, यह बात उसने नहीं बताई। दरअसल उसकी शादी 3 महीने बाद होने वाली थी। जिस लड़के से शादी होने वाली थी, उसकी दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसे 2-3 दिनों का मेहमान बताया था, इसलिए घर वाले दादी की मौजूदगी में ही उसकी शादी कर देना चाहते थे। नेहा मेरी बचपन की सहेली थी। ग्रेजुएशन तक हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। उसके बाद पुणे में उसे जॉब मिल गई। वह माता पिता के साथ वहीं बस गई। अब वहीं के लड़के से शादी कर रही थी। विक्रांत को बताना जरूरी था कि मैं पुणे जा रही हूँ। उसे फ़ोन किया, नंबर नहीं लगा, रॉन्ग नंबर बताया था। वह आश्चर्यचकित थी। रॉन्ग नंबर क्यों? विक्रांत ने अबू धाबी का जो नंबर दिया था उस पर कभी फ़ोन नहीं किया था। फ़ोन करती भी तो कैसे? उसमें फ़ोन करने से मना जो कर रखा था। उसने कहा था, ऑफिस के काम से हर समय व्यस्त रहता हूँ, सो फ़ोन मत करना, मैं खुद तुम्हें रोज़ फ़ोन करूँगा। वह रोज़ फ़ोन करता भी था। फ़ोन ट्राई करते करते अचानक मोबाइल हाथ से छूट गया और फर्श पर गिरकर नंबर बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की ठीक करने की, मगर ठीक नहीं हुआ। हर हाल में पुणे आज जाना ही था, सो एजेंट से टिकट की व्यवस्था कर प्लेन से बेटे आरव के साथ चली गई। पुणे एयरपोर्ट से बाहर आई तो शाम के 7 बजे थे। टैक्सी से सहेली के घर जा रही थी कि एक मोड़ पर लाल बत्ती देखकर ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। ठीक उसी समय एक गाड़ी बगल में आकर खड़ी हो गई। अचानक गाड़ी के अंदर नजर पड़ी तो चौंक गई। बगल वाली गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर विक्रांत था। उसकी बगल में एक युवती बैठी थी। विक्रांत को आवाज देने की उधेड़-बुन में थी कि तभी हरी बत्ती जल गई और वाहन गंतव्य की ओर दौड़ने लगी। टैक्सी वाले को उक्त गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। 24 मिनट बाद सफेद गाड़ी एक शानदार बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हो गई। बिल्डिंग किसकी थी, कि विक्रांत का युवती से कैसा नाता था, मुझे अबू धाबी बताकर वह पुणे में क्या कर रहा था, यह सब जानना जरूरी था। गेट पर गार्ड था। ड्राइवर को समझा बुझाकर गार्ड से पूछताछ करने के लिए भेज दिया। गार्ड से बात करके 10 मिनट बाद ड्राइवर आया तो बताया कि बिल्डिंग यहाँ के मशहूर बिल्डर राकेश मेहता की है। गाड़ी से उतरकर जो युवक व युवती मकान के अंदर गए, वे मेहता साहब की बेटी प्रिया और दामाद विक्रांत है। मुझे लगा भूचाल आ गया है, अंदर तक हिल गई। जी चाहा कि फफक फफक कर रो पड़ूं। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और सहेली के घर गई। प्रियंका विक्रांत को विवाह से पहले से जानती थी। जिस कॉलेज में पढ़ती थी वह भी उसी में पढ़ता था। बहुत स्मार्ट और हैंडसम था वो। लड़कियां उसकी दीवानी थी, मगर वह उसका दीवाना था। उसकी खूबसूरती पर आहें भरता था और उसके आगे पीछे घूमता रहता। वह उसे चांस नहीं देती थी। दरअसल प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़कर वह पढ़ाई में पीछे नहीं होना चाहती थी। उसका इरादा ग्रेजुएशन के बाद पहले अपने पैरों पर खड़ा होना था, फिर विवाह करना था। उसके माता पिता भी यही चाहते थे। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। उसके बाद वह महसूस करने लगी कि वह भी विक्रांत के इश्क में गिरफ्त हो चुकी है, क्योंकि सोते जागते वही नजर आने लगा था। 3 साल तक जिस जज्बात को इनकार करती रही थी, उस पर संपूर्ण चरमोत्कर्ष के साथ उस पर छा चुका था। शायद विक्रांत की लगातार कोशिश और उसके अच्छे व्यवहार ने उसकी जिद के पांव उखाड़ दिए थे। 3 साल में विक्रांत ने उसके साथ कभी कोई आपत्तिजनक हरकत नहीं की थी। हमेशा उससे दोस्ताना तरीके से मिलता था, अपने जज्बात का इजहार करता था, लेकिन कभी भी जवाब के लिए तगादा नहीं करता था। कभी कॉलेज से दूर तन्हाई में मिलने के लिए मजबूर भी नहीं किया। एग्जाम के बाद रिजल्ट आया तो उसके साथ साथ वह भी प्रथम आया था। मौका मिला तो उसने कहा, मैं जानता हूँ प्रियंका कि तुम मुझसे प्यार करती हो, किसी कारण अब तक मुंह से कुछ कह नहीं पाई हो, मगर अब तो स्वीकार कर लो।
अब प्रियंका अपने दिल की बात उससे छिपा न सकी। मोहब्बत का इजहार कर दिया, साथ में यह भी कह दिया, जब तुम्हें नौकरी मिल जाए तो शादी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाना। तब तक मैं भी कोई ना कोई जॉब ढूंढ लूंगी। विक्रांत उसकी बात से सहमत हो गया। 1 वर्ष तक उनकी मुलाकात ना हो सकी। कई बार फोन पर बात हुई। हर बार उसने यही कहा, प्रियंका अभी नौकरी नहीं मिली है, जल्दी ही मिल जाएगी, तब तक तुम्हें मेरा इंतजार करना ही होगा। एक दिन अचानक फोन पर उसने बताया कि उसे बेंगलोर में बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। उसे जॉब मिल गई थी, परंतु प्रियंका को नहीं मिली थी। उसने कहा, जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी शादी नहीं करूंगी। विक्रांत ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, मुझ पर भरोसा रखो, तुम मेरे घर और दिल में रानी की तरह राज करोगी। वह विक्रांत को अथाह प्यार करती थी, उस पर भरोसा करना ही पड़ा। जॉब करने का इरादा छोड़कर उससे शादी कर ली। विक्रांत के परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन और 2 भाई थे। विवाह के बाद विक्रांत उसे बेंगलोर ले आया। इंदिरा नगर में उसने किराए पर छोटा सा फ्लैट ले रखा था। विक्रांत उसे बहुत प्यार करता था, उसकी छोटी छोटी जरूरत पर भी ध्यान देता था। छुट्टियों में किचन में उसका सहयोग भी करता था। प्यार करने वाला पति पाकर प्रियंका जिंदगी से नाचने लगी थी। 4 वर्ष कैसे बीत गया पता ही न चला। इसी बीच वह एक बेटी की माँ भी बन गई। दोनों ने उसका नाम आरव रखा था। प्रियंका एक बच्चे की माँ थी। इसके बावजूद उसका प्यार पहले जैसा अटल और गहरा था। विक्रांत उसे टूट कर जाता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वह उसे बेहिसाब प्यार करती थी। सपने में भी उससे अलग होने की कल्पना नहीं करती थी। वह सोया हो या जाग रहा हो, हमेशा उसके चेहरे को देखा करती थी। मोहब्बत से भरपूर एक सुंदर चेहरा, उसी चेहरे में उसे अपना भविष्य नजर आता था। यह दुनिया नजर आती थी, बच्चे नजर आते थे, हर तरफ खुशी नजर आती थी। 4 वर्षों बाद विक्रांत से कुछ दिनों के लिए अलग होने की बात हुई तो उसका दिल बैठ सा गया। यह सोचकर वह चिंता में पड़ गई कि उसके बिना कैसे रहेगी। हुआ यूं कि एक दिन विक्रांत ने ऑफिस से आते ही कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। कौन सा सपना? अबू धाबी जाकर ढेर सारा रुपया कमाना चाहता था। इसके लिए 3 साल से प्रयास कर रहा था, आज सफल हो गया। वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। 14 दिनों बाद चला जाऊंगा। कुछ महीने के बाद तुम्हें साथ तथा आरव को भी वहां बुला लूंगा। जहां इस बात की खुशी हुई कि विक्रांत का सपना पूरा होने जा रहा था, वहीं उससे अलग रहने की कल्पना से दुखी हो गई थी प्रियंका। शादी के बाद कभी भी वह उससे अलग नहीं हुई थी। अबू धाबी जाने से रोक न सकती थी, क्योंकि वहां जाकर ढेर सारा रुपया कमाना उसका सपना था। सो उसने अपने दिल को समझा लिया। अबू धाबी से विक्रांत रोज फोन करता था, कहता था कि उसके और आरव के बिना उसका मन नहीं लग रहा है, जल्द ही उन दोनों को बुला लेगा। बेंगलोर में उसे 30,000 मिलते थे, अबू धाबी से वहाँ 20,000 भेजने लगा। अपने समय पर प्रियंका पहले से अधिक इतराने लगी थी। उसे विक्रांत के हाथों में अपना और आरव का भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा था। 1 वर्ष बीत गया। इस बीच विक्रांत ने उसे अबू धाबी नहीं बुलाया, बराबर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया करता था। एक दिन अचानक बेंगलोर आकर सरप्राइज दिया, बताया कि 20 दिन की छुट्टी पर वह इंडिया आया है। उसने कहा, अब तक अबू धाबी इसलिए नहीं बुलाया कि वहाँ अकेले रहना पड़ता। बात यह है कि कंपनी के काम से मुझे बराबर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। कभी कभी तो घर पर 3 महीने बाद लौटता हूँ। ऐसे में अकेली औरत देखकर मन चले तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। मैं चाहता हूँ कि आरव के साथ तुम बेंगलोर में ही रहो और अच्छी तरह उसकी परवरिश करो। वह चुप रही, कुछ भी कहते नहीं बना। 20 दिनों बाद विक्रांत अबू धाबी लौट गया। इतने दिनों में ही उसने पूरे साल भर का प्यार दे दिया था। प्रियंका उसका अथाह प्यार पाकर गदगद हो गई थी। इंदिरा नगर में ही विक्रांत ने उसके नाम फ्लैट खरीद दिया था। अगले 4 वर्षों तक सब कुछ आराम से चला। विक्रांत वर्ष में एक बार 15 या 20 दिनों के लिए आता था। उसे अपने प्यार से नहलाकर अबू धाबी लौट जाता था। कालांतर में
प्रियंका यह चाहने लगी थी कि अबू धाबी की नौकरी छोड़कर विक्रांत बेंगलोर में उसके साथ रहे और बिजनेस करे। चौथे वर्ष विक्रांत अबू धाबी से आया तो प्रियंका ने उससे अपने दिल की बात कह दी। वह नहीं माना। वह कम से कम 15-20 वर्षों तक वहीं रहना चाहता था। फिर तो चाहकर भी वह विक्रांत को कुछ समझा बुझा नहीं सकी। फायदा कुछ होने वाला नहीं था। उस पर अबू धाबी में अकेले ही रहने का जुनून सवार था। उसके अबू धाबी लौट जाने के 3 महीने बाद ही नेहा का फोन आया था और अब वह पुणे में थी। नेहा की शादी के बाद मोबाइल ठीक करा लिया। विक्रांत का फोन आ गया। 2 दिनों से परेशान हो, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ क्यों बता रहा था? बात क्या है? उसने पुणे आने की बात विक्रांत से छिपा ली। उससे कहा कि एक सहेली की शादी में चेन्नई आई हूँ, 2 दिनों बाद लौट जाऊंगी। विक्रांत से हमेशा जिस तरह बात करती थी उसी तरह से बात की। उसे यह संदेह नहीं होने दिया कि उसे उसकी बेवफाई का पता चल गया है। विक्रांत ने उसके साथ बेवफाई क्यों की? अभी धाबू में नौकरी करने को बताकर दूसरी शादी कर पुणे में क्यों रह रहा था? आखिर उसकी क्या गलती थी? यह सारी बात जानने के लिए उसे प्रिया से मिलना जरूरी था। नेहा ससुराल चली गई थी उसकी माँ से बहाना बनाकर और आरव को उनके हवाले कर मेहता साहब की बिल्डिंग पर दोपहर में गई। उसे अंदाजा था कि उस समय विक्रांत घर पर नहीं रहता होगा। गार्ड से बात करने पर इस बात की पुष्टि भी हो गई। विक्रांत उस समय ऑफिस में रहता था। गार्ड को उसने परिचय जर्नलिस्ट के रूप में दिया और कहा विक्रांत सर ने प्रिया मैडम का इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था। गार्ड ने इंटरकॉम द्वारा प्रिया से बात की, उसकी भी बात करवाई। उसके बाद उसे अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। अंदर गई तो प्रिया ने उसका स्वागत किया। अपना परिचय देते हुए उसे सोफे पर बिठाया। बगैर समय गवाए प्रियंका ने कहा, विक्रांत सर का कहना है कि उनकी ज़िंदगी में यदि आप ना आती तो वे ऊंचाई के मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। बताइए कि विक्रांत सर से आपकी शादी कब और कैसे हुई? नौकर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जैसे जैसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ता गया वैसे वैसे विक्रांत से शादी करने की जानकारी प्रिया देती गई। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पुणे में ही उसने ग्रेजुएशन की थी। पिता उसकी शादी ऐसे लड़के से करना चाहते थे जो अमीर खानदान से हो और घर जमाई बनकर उनका बिजनेस संभाल सके। प्रिया सावली थी, नैन नक्श भी अच्छे नहीं थे, कद भी छोटा था। शायद इसलिए अमीर खानदान का कोई युवक मेहता साहब का घर जमाई बनने के लिए तैयार नहीं था। गरीब युवकों में से कई प्रिया से शादी करना चाहते थे मगर मेहता साहब को गरीब लोग पसंद नहीं थे। प्रिया के ग्रेजुएशन करने के बाद मेहता साहब ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी और उसके लिए बर की तलाश शुरू कर दी थी। 4 साल बीत जाने के बाद भी मनपसंद बर नहीं मिला। उसके बाद प्रिया की जिंदगी में अचानक विक्रांत आ गया। हुआ यूं कि प्रिया माता पिता के साथ एक रिश्तेदार की शादी में 4 साल पहले बेंगलुरु गई थी। समारोह में विक्रांत से उसकी मुलाकात हुई थी। विक्रांत जिस कंपनी में काम करता था उसके मैनेजिंग डायरेक्टर की बेटी की शादी थी। सारे स्टाफ को बुलाया गया था। पार्टी में विक्रांत प्रिया के आगे पीछे घूमने लगा तो मौका देखकर प्रिया ने उससे पूछा, आप मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं? मुझसे चाहते क्या हैं? विक्रांत ने बगैर किसी संकोच के कह दिया, पहली नज़र में ही मुझे आपसे प्यार हो गया है, आपसे शादी करना चाहता हूँ। प्रिया को विक्रांत बड़ा दिलचस्प लगा। उसका व्यक्तित्व उसके दिल को छू गया। मुस्कुराकर बोली, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मेरे दीवाने हो गए? आप बहुत सुंदर हैं, आपकी सुंदरता मेरे दिल में उतर गई है। मैं गोरी नहीं सांवली हूँ, फिर सुंदर कैसे हो सकती हूँ? आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, सांवली होते हुए भी आप इतनी सुंदर हैं कि गोरी से गोरी लड़की भी सुंदरता में आपके सामने घुटने टेक देगी। विक्रांत से प्रिया प्रभावित हो गई। उससे उसकी सारी जानकारी लेने के बाद उसे अपना परिचय दिया। फिर कहा, घर जाकर मम्मी पापा से बात करूंगी। पापा तो नहीं चाहेंगे कि किसी गरीब लड़के से मेरी शादी हो। मैं आपसे शादी करने की पूरी कोशिश करूंगी। दरअसल मुझे भी आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। विक्रांत ने प्रिया को बताया था।
कि वह कुंवारा है, दुनिया में उसका कोई नहीं है। वह छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। घर जाकर प्रिया ने मम्मी पापा को विक्रांत के बारे में बताया तो दोनों ने शादी से साफ मना कर दिया। प्रिया विक्रांत से हर हाल में विवाह करना चाहती थी, इसलिए उसने घर में बवाल कर दिया, आत्महत्या करने की धमकी दी तो बेचारे मेहता साहब को उसकी बात मान लेनी पड़ी। बेंगलोर जाकर विक्रांत से मिलने के 15 दिन बाद मेहता साहब ने प्रिया की शादी विक्रांत से कर दी। विक्रांत अच्छा पति साबित हुआ, प्रिया को कभी किसी तरह का कष्ट नहीं दिया। मेहता साहब का बिजनेस भी संभाल लिया। वर्तमान में प्रिया 5 महीने से प्रेग्नेंट भी है। विक्रांत की सच्चाई जानकर प्रियंका के दिमाग में जैसे हथौड़े चलने लगे थे। मन में आया कि इसी पल सब कुछ प्रिया को बता दे, धोखेबाज पति की कलई खोल कर रख दे, पर ऐसा ना कर सकी। जवान तालों से चिपक गई थी। लगा जैसे ही प्रिया को विक्रांत की सच्चाई बताऊंगी उसकी जिंदगी में बाहर के बाद पतझड़ वाली स्थिति आ जाएगी। न जाने क्यों वह उसे दुख नहीं देना चाहती थी, वह रुकना उसके लिए ठीक नहीं था। जल्द ही इंटरव्यू प्रकाशित होगा कहकर चली आई। तत्काल कोई फैसला लेना आसान नहीं था। अपने साथ साथ बेटी की भी जिंदगी का सवाल था, इसलिए चुपचाप बेंगलोर लौट आई। प्रियंका को याद आया कि एक बार विक्रांत के दोस्त रोहन ने विक्रांत के बारे में कहा था, वह ऐशो आराम की जिंदगी चाहता था, बेहिसाब धन दौलत का मालिक बनना चाहता था। इसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, लेकिन मौका नहीं मिला तो 30,000 महीने की नौकरी कर आपसे शादी कर ली। आपसे शादी करने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी है। वह हर हाल में अथाह दौलत का मालिक बनना चाहता है, इसलिए अभी मौके की तलाश कर रहा है। जिस दिन मौका उसके हाथ आएगा, अंजाम की परवाह किए बिना अफसर को हथिया लेगा। रोहन ने जिस अफसर की बात की थी उस समय वह समझ नहीं पाई थी, अब सब कुछ समझ गई थी। वह किसी अमीर लड़की से शादी कर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। मामला शायद ऐसा था, बंगलौर की पार्टी में विक्रांत को किसी सोर्स से प्रिया की जानकारी मिली होगी। उसके बाद अपनी मंजिल पाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातों से प्रिया का दिल जीतकर उससे शादी की और प्रियंका से अबू धाबी जाने की बात कहकर वह प्रिया के साथ रहने लगा था। इसमें कोई शक नहीं था कि उसके प्रति विक्रांत का प्यार मात्र छलावा था। प्रियंका दोराहे पर थी, फैसला लेना आसान नहीं था। तलाक लेने की स्थिति में उसकी जिंदगी में तो बदलाव आता ही, बेटे की जिंदगी भी एकदम से बदल जाती। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे क्या ना करे। इसी उधेड़-बुन में कई दिन गुजर गए। इस बीच फोन पर विक्रांत से बिल्कुल समान तरीके से बात की, उसे किसी तरह का संदेश नहीं होने दिया। 15 दिनों बाद की बात है। एक दिन शाम के 7 बजे बेटे को पढ़ा रही थी कि डोरबेल बजी। जाकर दरवाजा खोला तो विक्रांत था। वह जब भी आता बगैर सूचना दिए ही आता था। 10 दिनों के लिए पुणे से बाहर जाने के लिए उसे प्रिया से कुछ अच्छा बहाना भी तो बनाना पड़ता होगा। सटीक बहाने के लिए उसे समय की प्रतीक्षा करनी होती होगी, इसलिए आने की पूर्व सूचना नहीं दे पाता था। पति को किसी तरह का शक ना हो, इसलिए सदैव की तरह वह उसे लिपट गई और उसका स्वागत किया। फिर उसे अंदर ले गई। आवाज़ सुनकर बेटी भी दौड़कर आ गया। विक्रांत के चेहरे पर सदैव की तरह खुशनुमा भाव था। जरा भी नहीं लगा कि वह दोहरी जिंदगी जी रहा है। हर बार की तरह इस बार भी उसने प्रियंका पर अपना प्यार बरसाने में कोई कमी नहीं की। उसके मन में कई बार आया कि उसकी बेवफाई का राज खोल दे, कह दे कि प्यार का नाटक बंद कर दो, पर कह न सकी। 15 दिनों बाद वह चला गया। प्रति महीना 20,000 तो भेजता ही था। इस बार जाते समय उसने 7 लाख यह कहकर दिए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और आरव की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देना। सदा अन्याय का मुकाबला करो, अपने हक के लिए सदा लड़ो, समाज में पनपती बुराइयों पर अंकुश लगाओ। यह सब स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया गया था। प्रियंका ने सीखा भी था, पर जिंदगी की पाठशाला में तो कुछ और ही सीखने को मिल रहा था। विक्रांत के जाने के बाद उसने फैसला किया कि वह पति के साथ दोहरा
पूर्ण जिंदगी नहीं जी सकती। अब उसने फैसला लेना पड़ेगा। इस बोझ को लेकर चलना शायद उसके बस में नहीं है। प्रियंका ने उन 9 लाख से एक बुटीक की शॉप डाली। उसमें अपनी हेल्प के लिए 2 लड़कियों को साथ रखा। फिर विक्रांत को मैसेज किया कि वह दोबारा उसके पास आने की गलती ना करे। प्रिया के साथ अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि मुझे ऐसे पुरुष की कोई ज़रूरत नहीं जो जीवन में पैसों के लिए लोगों का इस्तेमाल करता हो। प्रिया के पेट में भी एक नन्ही जान पल रही है, इसलिए वह कोई तमाशा नहीं करना चाहती, क्योंकि इन सब में प्रिया की कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।